अपने आप में एक देशद्रोह है। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर आप समाज को बांटेंगे और सत्ता प्राप्त करके फिर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। वर्तमान भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे देश कमजोर होगा। हमें बंटना नहीं है, हमें एक रह करके भारत को मजबूत बनाना है। भारत की मजबूती सनातन धर्म की मजबूती है, हर एक भारतवासी की मजबूती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे ऑपोजिशन के नेता कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आपका क्या मत है? क्या आप कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं या आप इसको एक खतरा मानते हैं? मेरा मानना है कि हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है। और ये देश का सौभाग्य है कि पिछले एक दशक के अंदर आजाद भारत में पहली बार हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को उसका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। 4 करोड़ गरीबों को एक आवास मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी के कनेक्शन जल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा लगातार पिछले 5 वर्ष से प्राप्त हो रही है। यह पहली बार हुआ है। हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। योगी जी, इसके बावजूद 2024 के चुनाव में आप लोगों ने 400 पार का, एनडीए ने 400 पार का नारा दिया, मगर ऑपोजिशन ने संविधान बदलने की बात जो कही, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक थोड़ी चिपक गई। और आप यूपी में अगर लें तो उम्मीद थी कि 2019 से भी ज़्यादा आंकड़े आएंगे, मगर आप लोग 33 सीटों में सिमट गए। क्या लगता है, क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई? देखिए, इंडी गठबंधन विदेशी पैसों के बल पर उन्होंने इतना दुष्प्रचार किया। किसी ने संविधान बदलने का दुष्प्रचार किया, किसी ने आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार किया, किसी ने कोई अन्य दुष्प्रचार किया। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करते करते इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और डिजिटल मीडिया का भी का माध्यम बना करके इन्होंने उस समय जो कुछ भी दुष्प्रचार किया था, जनता को चुनाव के बाद उसका एहसास हो पाया। और आज आप देख रहे होंगे फिर से जनता जनार्दन उनको जवाब दे रही है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था, भले ही लोकसभा चुनाव में 50% सीटें उन्होंने पाई थी, 50% बीजेपी ने पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ वहां सरकार बनाने में सफल हुई। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने उस समय सफलता प्राप्त की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार, एनडीए की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव हुए, 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी पाई और मात्र 2 पे इंडी गठबंधन सिमट करके रह गया है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। इसलिए आज के दिन पर उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता उनकी वास्तविकता समझ चुकी है और ये भी जानती है कि संविधान की प्रति लेकर के घूमने वाले लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन करते रहे।
ये वही लोग हैं, अब ये बहुत दिनों तक ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे भारत की राजनीति में। तो योगी जी, अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत साफ हैं। जी। हमें विरासत और विकास को आगे बढ़ाना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ाना है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देना है, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2027 के चुनाव में भी आगे बढ़ेगी और फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार फिर से यूपी के अंदर बनाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के अलावा और कौन से मुद्दे उठाएंगे? मैंने कहा ना, विरासत भी है तो विकास भी। वेलफेयर की स्कीम भी है, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, इन सभी के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार अपना कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो आपके एलाइज हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहेंगे? मैं देख रहा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको आगे बुलाया, आपने राजभर जी की सभी बात लोग करी। मंत्रिमंडल के भाग हैं, तो मंत्रिमंडल में सभी लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं और यहाँ पे सभी लोग आए थे। तो मंत्रिमंडल के सामने जब फोटोग्राफी की बात आई तो हमने कहा भी हमारे सभी सहयोगी दलों के लीडर्स भी सामने आ जाए। तो ये माना जाए हम साथ साथ हैं, सभी लोग साथ में हैं, आगे साथ रहेंगे। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में एक शानदार जीत की बात करी, बहुत बड़ा कमबैक रहा और बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री रही दोनों जगह। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी जीत रही। आपने एक नारा दिया उन दिनों, बटोगे तो कटोगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये नारा आपके कहाँ से आया, कैसे सोचा और इसका अर्थ थोड़ा समझाएं हमको। देखिए, मैं हरियाणा चुनाव के दौरान मथुरा मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। रात्रि को मैं मथुरा में था, सुबह मुझे वहां पर आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुर्गादास राठौर मध्यकाल में एक बहुत प्रतापी सेनापति थे, जोधपुर राजा के। तो स्वाभाविक रूप से उस समय दुर्गादास राठौर के बारे में कहा जाता है कि जब जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब परास्त नहीं कर पाया, उन्होंने उनके साथ समझौता किया और समझौते में इस बारे में कहा कि भाई आप अफगानों पे हमला करिए, मैं पीछे से आपकी सहायता करूंगा। राजा जसवंत सिंह जी जब अफगानों पर हमला करने के लिए निकले तो इसी में धोखे से औरंगजेब ने पीछे से हमला किया और राजा जसवंत सिंह उस युद्ध में शहीद हुए। उनका पुत्र अजीत सिंह साथ में था, रानी साथ में थी। जब सेनापति दुर्गादास राठौर ने देखा कि राजा को मारने के बाद अब ये राजकुमार को मारना चाहते हैं, तो उन्होंने राजकुमार और रानी को ले जाकर के एक आश्रम में उन्हें रखा और फिर वहां से उनको दूर लेके चले गए। जब राजकुमार अजीत सिंह बड़े हुए तो उन्होंने फिर जोधपुर का राजा उन्हें बनवाया। 91 वर्ष की उम्र तक दुर्गादास राठौर जोधपुर में रहे। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और उज्जैन चले गए, वहीं उन्होंने अंतिम श्वास ली। उस पूरी परंपरा के प्रति राठौर तेलीय परंपरा, तेलीय जाति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आगरा में वो मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने दोनों समुदायों को बुला के बात की, अंततः समझौता हुआ, फिर मूर्ति स्थापित हुई। तो उसी में मैंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रहोगे सेफ रहोगे के माध्यम से पूरे देश को इसके साथ जोड़ने का संदेश दिया है। और मैं मानता हूं महाकुंभ का भी यही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा देश। देश अखंड रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है तो हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पंथ भी सुरक्षित रहेगा।
और सुरक्षा है तो समृद्धि अपने आप आएगी।